हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ ये कहता है सर कि हमारा जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। वो जो सरफेस के, जिस क्लोज सरफेस के अंदर से आप नेट फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड, क्यू से, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से, जिससे नोट करना आप कर सकते हैं, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है मेरा गॉस लॉ। जो नेट फ्लक्स होता है हमारा ये होता है। हम इस गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं मोर स्पेसिफिकली टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। कोशिश ये करना है कि आप जो गॉसियन सरफेस लो वो एक सिमेट्रिक सरफेस लो। उसका रीजन सर, अगर सरफेस सिमेट्रिक रहेगी तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। तो जो इंटीग्रेशन का फंक्शन है, जो फ्लक्स हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ई डॉट डी ए या ई डॉट डी एस, जो भी आप लिखते हो, ई डॉट डी एस या डी ए, जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ से अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा उस सरफेस के ऊपर, तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इंटीग्रेशन से बाहर ले जा सकते हैं। बाहर ले जाएंगे तो आपके लिए बस इंटीग्रेट करना पड़ेगा एरिया को। अगर आपने सरफेस सिमेट्रिक नहीं ली, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा अगर, तो प्यारा बच्चा फिर इसको आप बाहर लेके भी जाएंगे, लेके नहीं जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, माइट बी, तो आपके लिए इंटीग्रेट करना बड़ा भारी हो जाएगा। ठीक है। और कल हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया था कि हाँ सर ये बिल्कुल सही है। हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने गॉस थ्योरम से अपना इस्तेमाल किया तब भी वही हमारा आंसर आए थे। मतलब ये बिल्कुल सही है। बड़े मस्त बिंदास होकर हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक एक एग्जांपल लेते हैं कि हम हाउ कैन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट। ठीक है, ओके सर जी। तो बालक 1 by 1 यूज करते हैं। हेडिंग लगाइए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, हेडिंग लगाइए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। कहाँ है मेरा सफाई वाला कपड़ा? ये रहा सर सफाई वाला कपड़ा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉसेस लॉ भी बोल सकते हैं, सब शिफ्ट लगा के एस भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो सबसे अच्छी एप्लीकेशन क्या है, सबसे बढ़िया जो हम जब सारे इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई रिपीट बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप गॉसियन सरफेस यूज ड्रॉ करोगे तो आप सिमेट्रिक लेना। कैसे करनी है मैं आपको एग्जांपल लेंगे, समझ में आएगा। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड 1 by हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई मुझसे कहे, यस सर, फर्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग due to infinitely long straight charged wire। ठीक है, मतलब ऐसा समझिए आपके पास चार्ज बिखरा हुआ है, ऐसा चार्ज इस तरह से बिखरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से बहुत इनफाइनाइटली, बहुत लंबा, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन पर बिखरा हुआ। आप ऐसा समझिए, खाली एक स्ट्रेट लाइन पर आपका चार्ज बिखरा हुआ है। ठीक है, ओके। तो बालक ऐसे आपका चार्ज बिखरा हुआ है कुछ इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से आपका चार्ज बिखरा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका चार्ज, और इनफाइनाइटली लॉन्ग, बहुत दूर तक। इधर से देखोगे तो बहुत ऊपर तक, नीचे देखोगे तो बहुत ऊपर तक। अब मैं इनको दोनों तरीके से कैलकुलेट करके बताता हूँ बालक वैल्यू चार्ज को। एक हम गॉसियन सरफेस से बनाएंगे
और दूसरा वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ, अब हमारा जो प्रॉपर मेथड है उससे करेंगे हम कैलकुलेट। हमारा जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा फॉर्मूला होता है Q/R², उससे कैलकुलेट करेंगे और इससे करेंगे, दोनों से देखें कि हमारे दोनों आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, पहले गॉसियन से ले लें या पहले नॉर्मल तरीका ले लें? पहले नॉर्मल तरीका लेते हैं कि हमारा क्या, उसके बाद देखें क्या हमारा गॉसियन सरफेस से भी सेम आ रहा है। वी विल चेक इट आउट। ठीक है, या पहले गॉसियन से ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। चलिए पहले गॉसियन ले लेते हैं। तो मैंने देखा कि एक वायर है, एक पतली सी लंबी सी वायर है, चार्ज बिखरा हुआ, बहुत लंबी सी वायर। तो आप दिमाग में सोचिए कि आपको एक क्लोज्ड सरफेस बनानी है जिसके अंदर इस वायर को रखो, और ऐसी सरफेस बनानी है जहां पर चार्ज आपका बराबर हो, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बराबर आए। तो कैसी सरफेस लेंगे? एक वायर है, ऐसी सरफेस लेंगे जो कि इसके सिमेट्रिक हो, गॉसियन सरफेस। तो आप क्या चूज करोगे? अगर मैं कोई भी आपके दिमाग में क्या सकता हो सकता है स्फीयर आए, स्फीयर आए तो नहीं सर बिल्कुल कहीं नहीं, इससे अलग दूरी है, यहाँ से अलग दूरी है, यहाँ से अलग कुछ अलग है। ठीक है, और क्या आ सकता है हमारे दिमाग में? सर्कल नहीं हो सकता, सर्कल इज नॉट अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस समझिए बेटा, क्लोज सरफेस। स्फीयर आपका बिल्कुल नहीं हो सकता सर, और ये बहुत दूरी तक है। और क्या सोच सकते हो? क्यूबॉइड, आंसर ना। आप सोचिए क्यूबॉइड में क्यों कॉर्नर पर अलग होगी? सिलेंडर बना ले, सोचो खुद से। अगर मैं इसके लिए गॉसियन सरफेस जो है सिलेंडर ले लूं तो कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से परफेक्ट, इट विल बी अ गुड आइडिया। यस सर नो? अगर मैं सिलेंडर ले लूं इस तरह से, कहीं पे मैं कट कर लूं सिलेंडर, देखो इस वायर से इसकी एक्सिस पर है एक सिलेंडर, जिसकी एक्सिस से वायर पास हो रही है, वायर में से जिससे चार्ज जो है, लीनियर चार्ज जो है आपका उसकी एक्सिस से ही पास हो रहा है। कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा सर। एम आई करेक्ट? यस सर नो? बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा, मैं मान लेता हूं ये जो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज बिखरा हुआ है, लेट चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी कौन सी रहेगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और मैंने आप लोगों को बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। क्या मतलब होता है? जितना इस वायर के ऊपर टोटल चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा, लेट इट बी क्यू मान लेते हैं, डिवाइड बाय इसकी लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ है, बहुत दूर तक बिखरा हुआ है। पर ये मत समझ लेना बालक कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, प्लीज। आप सोचो सर लेंथ तो इनफाइनाइट है, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0। समझिए मेरी बात को, समझिए। अगर मैं कहूं आपके घर मतलब कन्याकुमारी से मान लेते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक रोड जा रही है, ठीक है, बिल्कुल, और एक इंसान के लिए वो लगभग इनफाइनाइट है, बहुत दूर है, इट्स वेरी वेरी मतलब बहुत लंबी सड़क है, बहुत बड़ा नंबर है कि उसको, ये चींटी के लिए समझो, चींटी को यहां से वहां तक जाना, उसको तो इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। और उस रोड पर सपोज करो छोटे छोटे बिस्किट बिखर दिए हमने, कुछ भी ऐसा सोच सकते हो आप। या सड़क में जो कंकड़ पत्थर इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं, हर एक कदम पर चलने पर उसको बिस्किट या चीनी के दाने बिखरे हैं, ऐसा समझ लो। कितने चीनी के दाने बिखरे हैं आप सोचिए। रोड जा रही है आपकी कहां से कहां तक? आपकी यहां से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लेट इट बी, ठीक है। कुछ इसी तरह का मैप है मेरे ख्याल से इंडिया का, हमारे प्यारा भारत। यहाँ से वहीं पूछो क्यों नेपाल, ये हमारा इधर प्यारा भूटान, और इधर हमारा ये निकल जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा ही है, मैं उतना अच्छा तो नहीं बना पाया मेरे ख्याल से, बट कोशिश भी खराब की है सर आपने। कुछ इस तरह का अपना प्यारा भारत है, इसी तरह का है ना कुछ। हाँ सर घटिया बनाया है पर ठीक है चल जाएगा। कुछ इसी तरह का हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से ये सडनली थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। चलिए ये हमारा प्यारा श्रीलंका, इसी तरह का है कुछ। यस मास्टर जी है तो इसी तरह का सर जी, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से सोचिए, यहाँ से लेके यहाँ तक रोड जा रही है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, तो उसके ऊपर चीनी के दाने बिखरे हुए हैं, छोटे छोटे कितने लाखों करोड़ों पता नहीं कितने होंगे चीनी के दाने, ठीक है। यू कांट काउंट। लेकिन अगर मैं कहूँ तो बहुत, इसके लिए एक चींटी के लिए हमारे लिए भी यहाँ से आकर की डिस्टेंस कितनी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, ठीक है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, ठीक है। तो चीनी के दाने भी इनफाइनाइट होंगे इतने सारे। लेकिन अगर मैं कहूँ चीनी के दाने पर यूनिट लेंथ, मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर में छोटी सी इट्टू सा सेंटीमीटर, इतने बड़े मैप के तो ना के बराबर है सेंटीमीटर। या मैं कहूँ 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर में कितने चीनी के दाने होंगे वो काउंटेबल है,
50, 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख, 10 लाख कुछ भी होंगे, बट वो काउंटेबल एक नंबर होगा। जितने टोटल चीनी के दाने डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू जितने चीनी के दाने इन 1 मीटर डिवाइड बाय दैट डिस्टेंस। एग्री हो इस बात से? तो इस नंबर को आप ये सोचो तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ गई बात? कितने चीनी के दाने मिलेंगे यहां से यहां तक जाने के लिए? सपोज करो बहुत बहुत बड़ा नंबर है, डिस्टेंस भी बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर मैं कहूँ 1 मीटर में, सपोज करो 1 मीटर डिस्टेंस में रिलेटिवली मान लेता हूँ आपके 1 लाख चीनी के दाने आ रहे हैं, या 10,000 चीनी के दाने मान लेता हूँ। 10,000 डिवाइड बाय 1 मीटर एक नंबर मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो ये एक लैम्बडा जो है एक वैल्यू रहेगी या नहीं है, इसका मतलब आप सोचोगे इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इसकी जो है चार्ज डेंसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, ओके सर, मेरे ख्याल से आपको मैं बात समझाने में कामयाब रहा, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और आप समझ भी गए होंगे। तो सपोज करो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, वो मान लेते हैं जो कि चार्ज अपॉन लेंथ होती है। ठीक है, ओके सर जी। मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की है, आपकी जो ऑरेंज कलर की है, दिस इज माय गॉसियन सरफेस, जो कि सिमेट्रिक है, अबाउट दिस विच इज सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब कि ये आपकी इधर, इतना अच्छे से बना नहीं मुझसे, सच्ची सर अच्छी ड्राइंग बनाइए सर। अभी ठीक है, आप ही दिख रहा है, इसके रेडियस मान लेते हैं, आप आर वगैरह जो भी आपको मन चाहे आर मान लेते हैं। ठीक है, ओके सर जी। और ये जो मैंने लिया है इसकी लेंथ मैं अपनी मर्जी से एल मान लेता हूं। ठीक है, इसके अंदर जो चार्ज होगा उसकी कहानी इतनी ही होगी, इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज है उसकी कहानी भी इतनी होगी। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसे आप कह सकते हैं क्यू टोटल, अगर टोटल चार्ज आपका ये है और टोटल लेंथ जो भी हो, इनफाइनाइट और जो बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू इसके अंदर चार्ज कितना होगा, यहाँ पर इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, उतना चार्ज डिवाइड बाय लेंथ। समझ में आ गई बात? मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मैंने शर्ट पहनी हुई है, और आसान सी भाषा में समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, मेरी शर्ट 2-3 मीटर कपड़े की, 2 या 3 जितने मीटर कपड़े बनते हैं, सपोज करो 3 मीटर कपड़े की बनी हुई है, 3 मीटर कपड़े बनी, और उसके ऊपर ये जो चेक के निशान दिख रहे हैं आपको, ब्लैक ब्लैक ब्लैकिश डार्क ब्लैक दिख रहे हैं। ठीक है, 3 मीटर कपड़े, स्क्वायर मीटर जो भी होता है आपका, 3 मीटर ऐसे लेंथ होती है, 1 मीटर ऐसे, तो 3 गुना 1 मतलब कितना, 3 मीटर स्क्वायर है। इसमें जो नंबर ऑफ चेक हैं, ये जो क्रॉस ब्लैक ब्लैक जो चेक दिख रहे हैं, ये मान लेता हूं मैं, लेट बी 100 है। ठीक है, 3 मीटर स्क्वायर में। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि सर अगर मैं आपसे कहूं 10 सेंटीमीटर ऐसे, 10 सेंटीमीटर ऐसे, 10 गुना 10 सेंटीमीटर है, उसमें कितने नंबर ऑफ चेक होंगे, कितने नंबर ऑफ चेक होंगे? तो बालक 3 मीटर स्क्वायर में 100 चेक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितने हैं? तो आप कहोगे सर 100/3। यस और नो? ये जो नंबर आ रहा है, ये जो नंबर आ रहा है, नंबर ऑफ चेक्स डिवाइड बाय एरिया, नंबर ऑफ चेक्स डिवाइड बाय एरिया, इस तरह समझिए आपको। तो ये जो 10 सेंटीमीटर का, उसके लिए भी इतना ही है, यही सेम आएगा, क्वांटिटी आएगा कि नहीं? कैसे सर, कैसे समझते हैं? कैसे? जो रेशियो है वो सेम ही आना है, नंबर ऑफ चेक्स डिवाइड बाय एरिया, ये जो रेशियो है बेटा ये सेम ही आना है। छोटा एरिया जो है, नंबर ऑफ चेक भी कम हो जाएंगे। एग्री हो इस बात से? अगर मैं कहूं 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर इधर, ऐसा कट कर लो, तो उसमें नंबर ऑफ चेक भी कितने कम होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक यू आर गेटिंग पॉइंट। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूं। अगर मैं कहूं 1 सेंटीमीटर होता, 1 सेंटीमीटर ऐसे तो 1 सेंटीमीटर ऐसे, तो नंबर ऑफ चेक भी वैसे घट जाएंगे, लेकिन जो रेशियो है 100/3 ये सेम ही रहने वाला है। एग्री हो? एग्री हो कि नहीं यार? पूरी शर्ट के ऊपर 100 है, छोटे से हिस्से के ऊपर कितने सर, थोड़े कम हो जाएंगे, और छोटे से और थोड़े कम। गेटिंग माय पॉइंट? 1 मीटर स्क्वायर में कितने, 100/3। अगर मैं कहूं 1 सेंटीमीटर ऐसे है, 1 सेंटीमीटर है, तो मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे बालक? आप कहोगे नंबर ऑफ चेक डिवाइड बाई एरिया। एरिया कितना है? एरिया कितना है सर? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ चेक भी क्या जाएंगे, कम हो जाएंगे। एग्री हो? मेरी बात समझ में? इसमें कैलकुलेट करना है क्या? यस सर, कर दीजिए सर। तो प्यारा बच्चा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे? 1 सेंटीमीटर का कितना हो सकता हो? 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। यस और नो? 1 मीटर स्क्वायर में इतने हैं,
ठीक है। 10 की पावर माइनस 4 में कितने हो जाएंगे सर? 10 की पावर माइनस 4 से इसको डिवाइड कर दो, 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो 100/3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, इतने हो जाएंगे कि नहीं? इतने नंबर ऑफ चेक रहेंगे। और मुझसे पूछा क्या गया? नंबर ऑफ चेक डिवाइड बाई एरिया। इसको एरिया से डिवाइड करो, किससे? 10 की पावर माइनस 4 से। ये लो, आपका जो रेशियो है ये सेम ही रहने वाला। बात समझ में यार? बड़ा कपड़ा बड़ा एरिया, ज्यादा नंबर ऑफ चेक। छोटा कपड़ा छोटा एरिया, कम नंबर ऑफ चेक। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ऐसे ही की जाती है कैलकुलेशन, ऐसे ही की जाती है कैलकुलेशन, ऐसे ही करनी चाहिए कुछ चीजों की कैलकुलेशन। ठीक है। एक बहुत बड़ा होल है आपके पास, ठीक है। आपको पता है कि भाई उसमें, आपको ये नहीं पता बहुत बड़ा होल है, उसमें बहुत सारी टाइल्स लगी हुई नीचे, आपके लिए काउंट करना भी डिफिकल्ट है, इतना बड़ा होल है। ठीक है। तो अब क्या करोगे आप? क्या उसको काउंट करोगे? आंसर नहीं। ये समझदारी। क्या करोगे आप? देखो अच्छा कितनी टाइल्स हमने कैलकुलेट, उसका एरिया नपवा लो। किसी को बोलो फटाफट से इसका एरिया, लेंथ और ब्रेड्थ नाप दे। नापती उसने, और एक टाइल का एरिया देख ले कितना, उस टाइल के एरिया से उसको डिवाइड कर देख ले, लगभग इतनी टाइल्स हैं इसके अंदर। यही तो करते हो, वही मैंने इस्तेमाल किया है। टोटल चार्ज डिवाइड बाई दिस लेंथ जो होगा, तो इसके अंदर जो चार्ज है डिवाइड बाई इट्स लेंथ, दिस रेशियो विल बी सेम। दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ओके सर। तो चार्ज इसके अंदर एनक्लोज कितना आ रहा है? यहाँ पर चार्ज एनक्लोज कितना आ रहा होगा? तो आप कहोगे सर इसका लैम्बडा इंटू इसकी लेंथ, अगर आपने एल मानी तो इतना चार्ज इस आपका जो सिलेंडर है उसके अंदर क्लोज हुआ है, इतना चार्ज। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी क्लियर है आप लोगों के। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं बाबा गोस की। अकॉर्डिंग टू बाबा गोस या गोस बाबा जी, क्या कहा था बाबा जी ने? अकॉर्डिंग टू गोस लॉ, मैं गोसेस लॉ ना लिख करके गोस लॉ लिख दूं तो आप समझ जाना, भावनाओं का मतलब वही है। ठीक है, क्या कहा था बाबा ने? बाबा जी ने कहा था सर E इंटू डी एस, छोटे से एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट है, इट विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही बोला था? बिल्कुल सर, बॉस बाबा का लॉ ये था। ये डॉट प्रोडक्ट है इसका। अब देखिए बालक, यहां पर सिलेंडर जो आपने बनाया इसके पास 3 सरफेसेस हैं। इट हैव 3 सरफेस। अब एक बात समझिए बालक, जो पॉजिटिव चार्ज ऐसे लाइन पर बिखरा पड़ा है ऐसे, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? ऐसी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा। ओनली दिस वन। आप कहो कि सर इधर इधर होगा, तो आंसर है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका कोई इधर की तरफ नहीं होगा। इधर की तरफ क्यों नहीं होगा? आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो बाहर की तरफ निकलती है, ऐसे 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 निकलेंगी, नो डाउट, ऐसे इस तरह सब जगह निकलेंगी। तो लेकिन जो दूसरा बगल वाला पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसी लाइन पर दूसरा चार्ज रखा हुआ है, इसके अंदर से तो ऐसे निकलेंगी। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो प्यारा बच्चा यहाँ पर कट नहीं करेंगे। क्या होगा यहाँ से यहाँ तक? ये वाली तो सीधी चली गई, ठीक है सर। ये वाली आगे जाकर कट करने की कोशिश करेंगे, कट करती नहीं तो क्या होंगे? ऐसे ऐसे बैंड हो जाएंगी। ये वाली या तो हो सकता है दोनों के दोनों इधर बैंड हो जाए, या फिर एक इधर चल जाए एक इधर चल जाए। तो ओवरऑल आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखाई पड़ेगा बालक? आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल दिस डायरेक्शन में, इधर इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अलोंग द एक्सिस देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, क्या चक्कर है इसका। अच्छा, सरफेस देखता हूं मैं। अब मैं 3 सरफेस लूंगा। मैंने सिलेंडर ले लिया है। यस सर, ये रहा सिलेंडर। यही सर गरीब डब्बे को या प्रोजेनर सिलेंडर बना देते हो। ठीक है, ये मेरा सिलेंडर है। इसके अंदर से यहां से एक, आप मान लीजिए इस सिलेंडर के यहां से बिल्कुल बीच से एक पास हो रही है आपकी एक्सिस, जो कि चार्ज की एक्सिस है। तो इस सिलेंडर के पास 3 सरफेस हैं। एक ऊपर वाली है, एक ये कर्व्ड सरफेस, और नीचे वाला सर्कल। एक सर्कल ऊपर, एक नीचे, और एक बीच वाली कर्व्ड सरफेस। मैं तीनों सरफेस को मान लेता हूँ। इसका सरफेस नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ नीचे वाले सर्कल को, और इस वाले को दे देता हूँ सरफेस नंबर 3। ठीक है वाला, जो कर्व्ड सरफेस है उसको नंबर दे देता हूँ 3। ठीक है, ओके सर। ये आपको क्लोज इंटीग्रेट करना है आपको। ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे सरफेस से इस तरह से निकल रहा होगा। ठीक, ओके सर। तीनों सरफेस पर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। पहले वाली सरफेस के लिए कहूं मैं E डॉट डी एस फॉर सरफेस नंबर 1। यहां पे लिख दूं मैं, कहीं भी लिख दीजिए, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, प्लस E डॉट डी एस ऑफ सरफेस नंबर 2। कहां पे कहां लिखा जाता है? 1 इधर, 1 इधर लिखा जाता है कि 2 और 11, प्लस फ्लक्स
अलोंग सरफेस नंबर 3 ई डॉट डी एस। ये वेक्टर क्वांटिटी इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, मैंने आपको बताया था फ्लक्स के बारे में। विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर अब चार्ज को क्या बोल सकते हो, चार्ज को क्या बोल सकते हो, लैम्डा एल, लैम्डा एल बोल सकते हो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज को लैम्डा एल बोल सकते हैं, बिल्कुल सर। अच्छा, अब जरा फर्स्ट सरफेस को देखिए। फर्स्ट सरफेस क्या है, ये यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था एरिया वेक्टर कैसा होता है सर, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और बाहर की तरफ होता है। सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एरिया वेक्टर कैसा है इसका, इस वाले सरफेस के ऊपर वाली ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, हाँ कि ना, ठीक है, बिल्कुल सर। एरिया वेक्टर आपका सर, हमारा एरिया वेक्टर इधर की तरफ है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आपका होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। कितना एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में, आपका होगा सर 90 डिग्री। तो ये वाला टर्म कितना हो गया, ई डॉट डी एस कोस 90 के लिए कितनी होती है, 0। तो आप इसको लिख सकते हो ई डॉट डी एस कोस 90। ये वाला टर्म गया मर, पहले वाला टर्म मर जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 0, खत्म हुई इसकी कहानी। सेकंड सरफेस की बात करता हूँ। सेकंड सरफेस किधर है, नीचे वाली सेकंड सरफेस। मानिए इसका एरिया वेक्टर किधर रहेगा सर, आपने बताया था जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर। तो यहां पर कितना आंसर हो गया आपका, फिर से कितना आंसर आपका होगा सर 90 डिग्री। वहीं से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस कोस 90, ये भी टर्म गया आपका, ये वाला टर्म भी 0, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। बचेगा थर्ड टर्म। यहां पर देखिए मैंने आपको बताया कि ये देखिए बालक, ये आपका सिलेंडर है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, इसके परपेंडिकुलर, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर। और मैंने आपको बताया इसका वेक्टर किधर होगा, वो भी परपेंडिकुलर हुआ। एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, एंगल कितना, 0, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर है वो अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर, ये रहा एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0। तो आपका ये वाला सरफेस एरिया बच जाएगा। कौन से वाला, ये बीच वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बच जाएगा आपका। तो यहां से प्लस ई डी एस कोस 0 विल बी इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके सर। और ये देखिए बालक, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वायर के ऊपर बिखरा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, फिक्स रहेगा। आप उसको कांस्टेंट की तरह बिहेव करा सकते हो, कांस्टेंट को ले लीजिए बाहर, आपका बचेगा एरिया इनटू कोस 0 की वैल्यू होती है 1, उसको मैंने हटा दिया है। तो ds विल बी इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ds एरिया को इंटीग्रेट करना है, इस सरफेस एरिया को इंटीग्रेट। कौन सा सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए, कौन सा है सर, केवल कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है बेटा सिलेंडर का, 2 पाई आर एच। यहां पर h क्या है, लेंथ कितनी ली है हमने, l लिया, तो 2 पाई आर एल लिख दो इसको मैं। इंटीग्रेशन का करोगे तो 2 पाई आर एल विल बी इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस l से ये वाला l मर जाएगा, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल सर। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बालक, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। दैट विल बी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसी आर डिस्टेंस पर अगर लेते हो आप, यहां से एक चार्ज वायर, आपकी एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है, ऐसे मान लीजिए, सपोज करो ये मेरी वायर है, थोड़ी देर के मान लीजिए, वायर से इन द सेंस केवल चार्ज बिखरा हुआ है, ठीक है, ऐसा। अगर एक सीधी वायर है कुछ इस तरह की, तो आप यहाँ से कह सकते हैं सर हम क्या, कि यहाँ से जितनी डिस्टेंस पर आप जाओगे इसके ऊपर कुछ अपनी इसके ऊपर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो आपका जो आंसर होगा इट विल बी इक्वल टू, जैसे दूर जाते रहोगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता रहेगा। कितनी, ऐसे। लैम्डा फिक्स है, 2 फिक्स है, पाई फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, आर फिक्स है। आर फिक्स नहीं है, आर जैसे डिस्टेंस पे जाओगे, आर क्या थी इसकी रेडियस, जितनी दूरी पर आपने लिया है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, कितनी दूरी पर जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर आर, तो कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, मतलब आप दूर दूर जाते रहोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता रहेगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। हमने गॉस की एप्लीकेशन इस्तेमाल करके वी कैन कैलकुलेट दिस रिजल्ट। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। सुनिए बेटा, ये तो हमारा गॉस थ्योरम से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम गॉस थ्योरम हम सिंपली बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हम तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करके हम तब भी, इसकी वजह से एक वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियरली, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वी कैन कैलकुलेट दिस बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटीग्रेशन।
ठीक है, और थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज करके तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे भी यही आंसर आएंगे। पहले हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एक दो चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसको मैं हटाने जा रहा हूँ 1 2 3 एंड 4। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। हाँ सर, इस वाले को ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, मतलब सर सेकंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं हटा ही देता हूँ, मेरा बोर्ड है मेरा बोर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट बोल सकते हैं क्या, ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। कैसी है सर, कैसी कहानी है, आप ऐसा समझिए बिल्कुल जैसे आपका कुछ ऐसा, जैसे पेपर होता है, कुछ देर के लिए ऐसा मानिए इस पेपर के ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है, दोनों तरफ से, मतलब बीच में कुछ है ना, एक्चुअल में पेपर नहीं है, नथिंग, बस चार्ज ऐसे बिखरा हुआ है, जैसा पेपर होता है। मैं तो एक बात बता रहा हूँ, आप थोड़ी देर के पेपर टाइप समझिए, चार्ज बिखरा हुआ है शीट के ऊपर, ठीक है, ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कैसा है, कुछ इस तरह का, एक शीट टाइप के, ऐसे बना देना ऐसे। आपको चीजें प्रैक्टिस से आएंगी बालक, कि हमें सर चार्ज कैसा लेना है कैसा नहीं लेना है, यू विल लर्न दीज थिंग्स विद प्रैक्टिस ओनली, आपको सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। ऐसे चार्ज बिखरा हुआ है, शीट है उसके ऊपर कुछ इस तरह से चार्ज बिखरा हुआ है, ठीक है, ऑलराइट, यस सर। तो बालक अब यहाँ पर सोच रहे दिमाग, अब बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी शीट बहुत बड़ी है, तो अब फिर से दिमाग लगाना कि हम यहाँ पर कौन सी चीज़ सोचें कि हमारी गॉसियन सरफेस जो है सिमेट्रिक बन जाए। तो आपके दिमाग में आएगा सर सर्कल नहीं, क्यूबॉइड नहीं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आएगा। तो यहाँ पर भी चीज़ों को ध्यान में रखना है बालक, आपको प्रैक्टिस से ये चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर भी वी विल कंसिडर गॉसियन सरफेस जो होगी, हम यहाँ पर भी वी विल टेक द गॉसियन सरफेस एज सिलेंडर अगेन। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ सब जगह सिलेंडर लेनी है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक सिलेंडर कट कर रहा हूँ ऐसा कुछ, जो कि इस शीट के अंदर से पास होके ऐसा कुछ सिलेंडर, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कैसा सिलेंडर है, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ सिलेंडर आई एम टॉकिंग अबाउट। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही समझिए, बिल्कुल ऐसा ही समझिए। ये मेरी शीट है, ठीक है, मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है अदर देन ये एक बोतल दिखाई पड़ रही है बस, और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है मुझे। क्लासरूम होता था तो बच्चों के पास बोतल और कुछ ना कुछ सबके पास सामान रहता था, क्या कर दिया इस कोरोना ने जिंदगी को। हाँ सर वो तो है सर, हमको तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन घर पर, हाँ बेटा आप लोगों की बात अलग है, बहुत ही दिल लगता है घर पर। मम्मी सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू पोछा सब मुझसे करा लेती हैं सर, और लेकिन छुट्टियों में बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए बोतल को सिलेंडर की तरह मान लीजिए, और मैंने इस तरह सिलेंडर कट किया है, समझ में आ गया सिलेंडर कैसे कट है। आपका सरफेस के आधा सिलेंडर इधर है, आधा, ठीक है, ओके सर जी। मान लेते हैं सिलेंडर की लेंथ L है, सिलेंडर की लेंथ वही काम है, सब कुछ दोबारा सारी चीजें वही होंगी। लेंथ सिलेंडर की L है, ठीक है, L है, ठीक है, और रेडियस मान लेता हूं मैं इसकी R है। लेट मी कंसीडर द रेडियस इज R, ठीक है। चौक कहाँ गई सर, चौक, गरीब इंसान, ठीक है। ये सिलेंडर की जो रेडियस है, लेट इट बी दिस इज R, ठीक है, बहुत बड़ा सा है। और मान लेते हैं इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है बालक, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत हाईली इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं सिग्मा, जो कि क्या होता है, इसके ऊपर जितना चार्ज होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया पेपर के अंदर से जैसे मैंने सिलेंडर काटा,
तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज एनक्लोज सिलेंडर के अंदर कितना रहेगा सर? जितना यही वाला चार्ज तो रहेगा जितना गायब किया मैंने। भाई यहाँ पर सिलेंडर है तो इस सरफेस आपका क्या है, गोसलो क्या कहता है? गोसलो किसके बारे में बात करता है? चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो चार्ज एनक्लोज सिलेंडर ऐसा है तो जितना इस हिस्से का चार्ज था वही गायब हो गया। एग्री हो? छोटा सा एरिया काटा, इसी एरिया का चार्ज आपका सिलेंडर के अंदर गायब हो गया, मतलब इसके अंदर ये वाला जो चार्ज है इस यहाँ पर जो इसके अंदर जो आ रहा होगा इस हिस्से के अंदर वही सिलेंडर के अंदर चार्ज है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो मान लेते हैं चार्ज अपॉन एरिया, जो भी ये एरिया रहेगा वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया भी रहेगा, यही रेशियो है सिग्मा। ठीक है, ओके सर जी। तो प्यारा बच्चा हमारा गोस बाबा फिर से तीन हम सरफेस ले लेता हूं मैं इसकी, तीन सरफेस, एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही और एक सरफेस जो है आपकी ये कर्व्ड वाली है, कर्व ये रही। इसका एरिया वेक्टर कैसा रहेगा? बाहर की तरफ इधर। इसका एरिया वेक्टर कैसा रहेगा? इधर की तरफ। सर दिखाई तो पड़ रहा है आपको? इज दिस विजिबल? मेरे ख्याल से यस इट इज विजिबल। इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इसको। काट डाला सिलेंडर को, काट डाला। इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ और इस सरफेस का वेक्टर एरिया वेक्टर इधर इधर। तो तीन सरफेस लेते हैं, हमें पता है हमारे गोस लॉ से क्या कहते हैं? बाय गोस बाबा, बाय गोस लॉ क्या कहता है? गोस लॉ कि गुरुजी टोटल फ्लक्स जो रहेगा ई डॉट डी एस, बच्चे भूल जाते हैं ई डॉट डी एस याद रहता है, टोटल फ्लक्स को भूल ही जाते हैं। ई डॉट डी एस का जो डॉट प्रोडक्ट होता है इट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यार, मैं कहीं बड़ा कैपिटल क्यों लिखूं स्मॉल क्यों, तो कंफ्यूज नहीं होना, चार्ज है सिंपली, आप जो आपका ठीक मन करे लिख सकते हो। तो बालक ई डॉट डी एस, तीन सरफेस लेता हूं। ई डॉट डी एस फर्स्ट सरफेस की कहानी क्या रहेगी? ध्यान से देखिए, फर्स्ट सरफेस के लिए अगर मैं कहूं, फर्स्ट सरफेस कौन सी माने? सर ये मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऐसी मान लीजिए जैसे पहले मानी है। तो एरिया वेक्टर किधर? इधर इधर। अब एक चीज और समझिए बालक, ये मेरा चार्ज बिखरा हुआ है, आपने इसको मान लिया सरफेस यही है, इसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इधर की तरफ। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही होगा सारा। बहुत बड़ी सरफेस है, ऐसा समझिए प्यारा बच्चा। लाइट है इसके ऊपर, पूरा में ऐसे लाइट है पीछे एलईडी, लाइट की रोशनी की जो रोशनी होगी लाइट किधर जाएगी? इधर की तरफ। समझ में आ गई? गेटिंग पॉइंट? क्लासरूम की छतों पर लाइट रहती है, लाइट किधर? नीचे की तरफ होती है। तो प्यारा बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा? फर्स्ट सरफेस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, हाँ कि ना? ठीक है, ये देखो बालक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका जो सरफेस है वो ऐसी है, ऐसी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ। गेटिंग पॉइंट? इधर की तरफ नहीं जाएगी ऊपर की तरफ कोई भी, सारी इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ। ठीक है, वही चार्ज की प्रॉपर्टी से हमने पढ़ चुके हैं चीजें। तो पहली सरफेस इधर डॉट प्रोडक्ट, तो पहली सरफेस ये रही बालक, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका जो वेक्टर है इधर, ये एंगल कितना? 0 प्लस। देख लेते हैं दूसरी सरफेस ई डॉट डी एस, सेकेंड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इधर की तरफ रहेगा और आपका एरिया वेक्टर भी इधर, बहुत बढ़िया, 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। प्लस थर्ड सरफेस ई डॉट डी एस, थर्ड सरफेस कौन सी सर? कर्व्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसा? इधर की तरफ, सदा ही सरफेस के परपेंडिकुलर, या तो इधर होगा या इधर होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा। लेकिन आपकी कर्व्ड सरफेस कैसे सर? ऊपर की तरफ या इधर की तरफ या इधर की तरफ या इधर की तरफ, सदा ही परपेंडिकुलर रहने वाला है थर्ड सरफेस के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर रहने वाला है। परपेंडिकुलर तो मैं यहाँ पे इसको हटा करके cos 90 लिख देता हूँ साथ में। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, विल बी इक्वल टू द Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके सर, इधर ध्यान नहीं देना है, इधर की कहानी हो चुकी है, पहले डेरिवेशन की कहानी थी। ठीक है, ओके सर जी। तो प्यारे बच्चा फर्स्ट सरफेस पर एंगल कितना समझ में आ गया होगा बालक? इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर की तरफ है या इधर की तरफ है। ठीक है, एरिया वेक्टर इस वाले का इधर की तरफ है, इस वाले का एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में दोनों जगह पर सरफेस नंबर 1 पर सरफेस नंबर 2 पर एंगल 0 ही है। ठीक है, एंगल 0, तो आप सिंपली ई डॉट डी एस कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपका सिंपली ई डी एस बचेगा, ई डी एस। ठीक है, सरफेस ये बचेगा प्लस ई डी एस विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड को कितना लिख सकते हो आप? यहां से आप लिख सकते हो ये आपका सिग्मा इंटू एरिया, लिख सकते हो कि नहीं? सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कौन सा? जो कि एनक्लोज्ड है, दिस वन। ये किसका एरिया है? आप कहोगे सर ये तो दिस इज एरिया ऑफ स्फीयर, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल। यार कितना एरिया एनक्लोज्ड होगा, समझ में आई मेरी बात?
कितना अपने गायब किया, तो कटा क्या था जब बोतल उसके अंदर घुसाई थी, तो क्या हुआ था उसमें? आप कहोगे सर सरफेस जो है आपकी उतना ही एरिया इनक्लोज होगा, मतलब एरिया ऑफ सर्कल दिस, इतना ही तो एरिया इसके अंदर गया, सर्कल के इसके अंदर, आपके सिलेंडर के अंदर, ठीक है सर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके, ये सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन ले सकते हो, और ये 2 टाइम्स हो गया, 2 हो गया इंटू ds विल बी इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा इंटू एरिया कितना, आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस मैंने r मानी है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर एरिया ऑफ सरफेस, इस सरफेस का एरिया कितना, आप कहोगे ये भी सर पाई आर स्क्वायर है, तो 2e इंटू पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट्टा पुट्टा कर दीजिए सर, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 2 इधर चला जाएगा, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। रिमेंबर दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं आप इसको? इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट, अगर इस बोर्ड के ऊपर मैं चार्ज बखेर दूं तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा ना, उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ, उतना यहाँ, मतलब दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक नहीं हो रहा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट चेंज, यही खास बात है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं। डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे आप यहां पर देखो, यहां देखो, यहां देखो, वहां देखो, कितनी दूर चल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्यारा चिंस मिन्स पिंस, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, और अगर बात समझ में आ गई है तो इसी बात पर हो जाए एक क्वेश्चन। ठीक, यस सर, डायरेक्शन आपको देखनी आती है, पॉजिटिव चार्ज है तो भाई दूर की तरफ, अगर इसकी नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है सर, इनटू द पेपर, इनटू द शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऐसे पिचक। ठीक है, यस सर, इसी बात पर एक क्वेश्चन हो जाए। यस सर जी, एक क्वेश्चन हो जाए, सपोज करो 2 शीट है मेरे पास, ठीक है सर, एक शीट इधर पुचिक, इसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव शीट है, और इधर एक और दूसरी शीट है, वह कितनी प्यारी शीट सर, हाँ, इसके ऊपर चार्ज बिखरा है नेगेटिव, वाह, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, पॉजिटिव सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी है नेगेटिव सिग्मा। ठीक है, और 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि इसके बिल्कुल बीच में है, कहीं भी हो सकता है, इन दोनों के यहां पर इधर इधर कहीं भी पॉइंट भी है। ठीक है, यस सर, 2 large plane sheets having charge density, surface charge density कह सकते हो आप, surface charge density plus sigma and minus sigma as shown, जैसे दे रखी है, दिखा रखी है, आपको कैलकुलेट करना है, find the electric flux, electric field at point A, B and C। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B and C, पॉज करके ट्राई कीजिए। आइए देखते हैं कैसे सोल्व होगा ये। देखो बालक, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अवे फ्रॉम इट, इधर की तरफ, और कितना होगा हमने अभी देखा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डिपेंड करता नहीं कितनी दूरी पर है। तो पहले मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूं, मैं पॉइंट ए पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं, जस्ट हैव अ लुक हियर, देखिए पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कैसा कैसा रहेगा, इसी को समझ लेते हैं पहले। पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इधर की तरफ रहेगा, और नेगेटिव की वजह से कैसा होता है, इनटू द चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा, इधर। ठीक है, बिल्कुल सर, पॉजिटिव वाले की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। नेगेटिव वाले की वजह से होगा, या तो आप कहिए कि नेगेटिव माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहिए, या फिर अगर आपने मैग्नीट्यूड अब डायरेक्शन ले ही रहे हैं तो आप कहोगे इधर की तरफ होगा, और होगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है, माइनस डायरेक्शन भी ले लेना, माइनस भी लेना, ऐसी गलती नहीं करना, समझ जाइए बात को क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना रहेगा, आप कहोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी 0, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 0।
पॉइंट बी पर देख लेते हैं। देखो बच्चा, पॉइंट बी पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, अवे फ्रॉम दिस, इधर की तरफ। नेगेटिव चार्ज की वजह से इनटू द पेपर होता है, मतलब इधर की तरफ ही रहेगा ऐसे। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो पॉइंट बी पर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो राइट की तरफ है, माइनस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आया ना क्या बात कह रहे हैं भाई। माइनस की वजह से किधर किधर, इधर की तरफ, और ये डायरेक्शन भी इधर है। तो यार सिंपली आप कहते हैं यार दोनों को ऐड हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नीट्यूड देखिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों ऐड हो रहे हैं वहां पर, दोनों राइट की तरफ है। तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी द फील्ड एट पॉइंट बी। ठीक है, ओके सर। कभी आप माइनस माइनस में कंफ्यूज होते रहो, मैग्नीट्यूड देख लो, डायरेक्शन देख लो, खत्म कहानी। पॉइंट सी पर देखें, पॉइंट सी पर क्या होगा, नेगेटिव की वजह से किधर होगा, नेगेटिव की वजह से इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम दिस, इधर होगा। दोनों बराबर है, सेम मैग्नीट्यूड, जीरो वैल्यू, लिख दी वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 0। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉइंट बी पर विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी आवर वैल्यू। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो हाँ सर, बात समझ में आ गई है। अच्छा, क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर है आपको कहानी। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और समझिए, ये जो हमने पहला जो केस लिया है, जो आपकी जो प्लेन शीट है चार्ज की, वो हमने कैसे लिया, ध्यान समझना इसको, दोनों में डिफरेंस बड़े केयरफुली सुनना। हमने प्लेन शीट ली है चार्ज की, मतलब चार्ज 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 रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा समझिए, एक पेपर लिया, उसके ऊपर चार्ज रख दिया बहुत सारा। एक पेपर लिया मैंने, इसके ऊपर एक तरफ चार्ज ऐसे रख दिया, सारा चार्ज रख दिया आपने, ऐसे बिखेर दिया। और वो पेपर, सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब आपका ग्रेविटेशन फील्ड वगैरह कुछ नहीं, और चार्ज को हटा दिया आपने, तो आपका जो पेपर को हटा दिया, चार्ज ऐसे एक शीट की तरह रखा हुआ है। मतलब अब ऊपर से देख रहे हो तो चार्ज चिंटू दिख रहा है, नीचे देख रहे हो तो वही चार्ज चिंटू दिख रहा है। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक सिंगल लेयर है चार्ज की, एक लेयर है चार्ज की, ऐसा समझिए आप। ठीक है, हाँ, ऐसा क्यों बता रहे हैं सर, मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं, अगर इसकी जगह पर अभी तक हमने क्या लिया, चार्ज को बस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसे चार्ज, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, तो ऊपर से देखोगे तो वही दिखाई पड़ेगा, नीचे देखोगे तो वही दिखाई पड़ेगा। गेट योर पॉइंट? ओके सर, ये बात है, हाँ ठीक है सर। ओके, अगर मैं इसकी जगह पर एक ऐसी शीट ले लूं चार्ज की, मतलब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं एक मेटालिक शीट पर या फिर एक कंडक्टर के ऊपर, मतलब सर इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया कि स्टील की प्लेट है, स्टील की, आयरन की, किसी भी चीज की एक प्लेट है, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए। ठीक है, मान लिया सर। अच्छा, अब मैंने इसको चार्ज इसके ऊपर छोड़ दिया कि ले भाई, आपको पता है कि जो आपका मेटालिक या कंडक्टर होता है उसके ऊपर चार्ज फैल जाता है, पूरे पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चार्ज जो है पूरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाहर की सरफेस पर, इधर भी और इधर भी। अब जो इधर से आप चार्ज देखोगे, वो चार्ज और यहाँ पे जो बैठा हुआ चार्ज है वो अलग अलग होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक स्टील की प्लेट के ऊपर रखा आप चार्ज यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओह, तो इस केस में क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी में डिफरेंस आ जाएगा इस बार। समझ रहे बात को? अब हमारे पास जो है सरफेस पहले क्या थी, एक ही सरफेस थी, उसका इधर देख रहे थे, हम इधर देख रहे थे, चार्ज वो एक ही था। अभी क्या है, अब चीजें बदल गई। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस तरह की सिचुएशन को कैसे करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा, सबको समझ में आ भी गया होगा। हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टर या चार्ज कंडक्टर, शीट ही है आपकी इसी तरह की। तो हेडिंग लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टिंग सरफेस।
इलेक्ट्रिक फील्ड near a charged conducting surface is बार। ठीक है बालक, ओके सर जी। तो इस बार क्या कहानी होगी प्यारा बच्चा? यस सर, बस थोड़ा सा चीजें बदल जाएंगी, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। देखिए बालक, चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है तो सच्चाई ये है कुछ उस सरफेस की, कुछ ऐसी तो है ही वो, पर जरा हमारे से कुछ उसकी थिकनेस भी हो सकती है, जरा हमारा से कुछ थिकनेस भी हो सकती है। थिकनेस को कैसे रिप्रेजेंट करूँ मैं? किसी तरह से, हाँ शायद मैं सही हूँ। यस सर, आप सही हैं सर, सही है सर, आप सर जी सही हैं सर, कैसे बात करता सर। ठीक है, कुछ इसकी जरा वैसी थिकनेस होगी। तो प्यारा बच्चा ऐसे चार्ज इसके ऊपर बिखरा हुआ, ऐसा ही चार्ज इसके ऊपर अपोजिट वाला चार्ज, इधर तो बिखरा हुआ चार्ज, यहाँ पर भी बिखरा हुआ है, इधर अलग है चार्ज, इधर अलग। पिछले केस में क्या था, एक ही चार्ज की लेयर थी बस। ठीक है, ओके मास्टर जी, ओके मास्टर, ओके मास्टर जी, ओके मास्टर जी, पोची पोपो पोपो पोची पोपो 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 पोची। ठीक है, ओके सर। फिर से मैंने एक सिलेंडर कट किया, सिलेंडर कट किया सर। सिलेंडर कितने सिलेंडर कट करेंगे सर? बहुत नुकसान हो चुका है सर आज, और सिलेंडर मत कट कीजिए सर, मारेंगे लोग बाग, सिलेंडर काटते रहते। ठीक है, ये लो पुचुक। ठीक है, ओके। अब चार्ज एनक्लोज कितना है? यही जितना कट कर रहा होगा हिस्सा, इसी में चार्ज एनक्लोज होगा। लेकिन बस यहाँ पर बाकी सब कुछ कहानी सारी सेम है, सारी कहानी सेम है, लेकिन इस बार चार्ज एनक्लोज होगा, उसकी कहानी अलग हो जाएगी। क्यों सर? अगर मैं कहता हूं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसके अपोजिट साइड भी सिग्मा होगी, हाँ के ना? एग्री? बिल्कुल सर एग्री है। तो अगर मैं कहता हूं सिग्मा है तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है सर? चार्ज अपॉन एरिया, यही होता है। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे, जब मैं चार्ज एनक्लोज की बात करूं, सिग्मा यानी अपना चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू ए दिस साइड, ये वाला चार्ज, और एग्जैक्टली जो इसकी दूसरी लेयर है इधर से कट करोगे उतना उधर भी तो होगा। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? चार्ज जो है सिग्मा इंटू ए किधर है? इधर की तरफ। अब यानी यहां पर एक गड्ढा किया, यहां से कट के यहां पर जो चार्ज था वो इसने ले लिया, कितना हो गया? सिग्मा इंटू ए। अब जब इसको कट करो, यहां भी तो चार्ज बिखरा हुआ अंदर जब जा रहा सिलेंडर, तो यहां भी कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। तो चार्ज कितना होगा आपका? डबल होगा। टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा इस केस में? चार्ज एनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा ए इंटू 2। तो कितना गया? 2 सिग्मा ए। समझ में आ गई बात? गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस के उधर भी है, कंडक्टिंग है भी। पहले कुछ था ही नहीं, फिर चार्ज की शीट थी। तो बस बाकी सारी तो कहानी वही, E डॉट ds, सारी कहानी वही है। ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस बचेगी, तो 2 इंटू eds हो जाएगा इक्वल टू 2 सिग्मा ए। 2 से 2 को मार दो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी, ये ds जो है आपका एरिया बनेगा, एरिया से एरिया बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी है ना, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कम आउट टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। पहले कितना था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस बार कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई? है छोटा शॉर्टकट तो नहीं मार दिया मैंने? किसी को डाउट हो तो बता दो, मैं पूरा कर देता हूं। अगर आपको लग रहा है घबराहट हो रही है कि सर ये क्या किया अपनी, इतना शॉर्टकट कैसे कर सकते सर आप? ये लो, एक सरफेस ये, 2 सरफेस ये, तीसरी सरफेस ये, तीसरी सरफेस से परपेंडिकुलर खत्म कहानी। ये दोनों परपेंडिकुलर, ये आपके पैरेलल हैं या फिर कहिए 0 डिग्री का एंगल है, दोनों बचेंगी। तो 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds cos 0, ये रहा इंटीग्रेशन, विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज 2 सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाबा की कृपा से। कौन से बाबा जी की? सर गोस बाबा जी ने कहा था ऐसा। ठीक है तो 2 से 2 को मार दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम आउट टू बी। इसको जब ds को इंटीग्रेट करोगे, एरिया को इंटीग्रेट करोगे, ये रहा एरिया आपका, ये कितना है? पाई आर स्क्वायर यानी एरिया सिंपली। ठीक है, तो E इंटू ए बोल दूं मैं, एरिया ऑफ सर्कल, ये भी एरिया ऑफ सर्कल ही है यहाँ पर। बिल्कुल सर, तो विल बी इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस एरिया से ये एरिया मर गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई हैं। नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम आगे। चलिए आगे देखते हैं बालक। मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा कि अगर हमारा चार्ज, देखिए हमने जो देखा था कूलम्ब्स लॉ वगैरह से फोर्स देखा, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट किया था।
अगर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब सर जैसे सपोज करिए एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक है सर, फुटबॉल है, या फिर एक बॉल कंसिडर कर लेते हैं। हाँ सर बॉल ज़्यादा अच्छी रहेगी सर, बॉल आपके पास है भी। हाँ बॉल मेरे पास है तो, लेकिन मैं आपको दूंगा नहीं, नहीं चाहिए हमको सर, हमको बॉल चाहिए भी नहीं सर। जब मैं बोर्ड का एग्ज़ाम दिया करता था, हाँ अब से 50-60 साल पहले हाँ सर, फिर तो हमारे टीचर हमें ऐसे ही पढ़ाते थे। जैसे सुनिए, जैसे सपोज करो चार्ज इस बॉल के ऊपर बिखरा हुआ है, छोटे 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 चिंटू चार्ज आपका बिखरा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, ओके सर। तो प्यारा बच्चा, क्वेश्चन ये है मेरा कि इस चार्ज जो बिखरा हुआ है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। कहाँ पर सर? यहाँ पर, मतलब बॉल के बाहर, बॉल के सरफेस पर। ये क्या है? बॉल क्या? स्फीयर है। स्फीयर के सरफेस पर, स्फीयर के बाहर और स्फीयर के अंदर भी देखना चाहता हूँ। चार्ज अंदर नहीं है फिलहाल, ये बॉल खोखली है, तो चार्ज इसके सरफेस पर बिखरा हुआ है। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी बॉल सॉलिड हो, जैसे आपका आम होता है, जैसे आपका सेब होता है, गोल गोल टमाटर होता है, अंदर भी तो रहता है उसके अंदर। हाँ ऐसा भी हो सकता है। पहले तो बात यह है कि स्फीयर हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है सॉलिड और एक हो सकता है आपका होलो। तो सॉलिड होगा तो उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है अगर वो कंडक्टिंग नहीं है, अगर वो कंडक्टिंग नहीं है। जो कंडक्टर्स होते हैं प्यारा बच्चा, उनके अंदर चार्ज नहीं रुक पाता है, चार्ज उसके सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है, चार्ज उसके सरफेस के बाहर आ जाता है, सरफेस के अंदर नहीं रुकता है। अगर नॉन कंडक्टिंग है, जैसे कि लकड़ी वगैरह हुई, लकड़ी हुआ, माइका हुआ, ये सब हुआ, तो उनके अंदर चार्ज रुक सकता है। लेकिन अगर ये सॉलिड आयरन की स्टील की बॉल होती, इसके अंदर आप चार्ज रोक देते तो चार्ज अंदर नहीं रुकता, बाहर भाग आता, ठीक है, ओके सर। तो आइए देखते हैं बेटा कहानी को। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर, हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। अब पहले तो बात समझ लेते हैं बेटा स्फीयर की। स्फीयर आपके दो टाइप के हो सकते हैं बालक। एक आपका हो सकता है सर हॉलो, और एक हो सकता है सॉलिड, ठीक है। इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। क्या है सर? आपका जो सॉलिड है ये आपका या तो कंडक्टिंग हो सकता है या फिर हो सकता है नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। कंडक्टर का बना हुआ सकता है, नॉन कंडक्टिंग कोई स्टील वगैरह का बना हुआ हो सकता है, स्टील का, आयरन का, किसी मेटल का, या फिर लकड़ी माइका वगैरह सब कुछ हो सकता है, ठीक है, ओके सर। हॉलो भी ऐसे हो सकते हैं सर, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, बिल्कुल। कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग हो सकते हैं ये भी दोनों। और तो कुछ नहीं, फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं। बेटा चार्ज को कहीं रुकने के लिए जगह चाहिए, चार्ज हवा में उड़ता हुआ नहीं फिरेगा। तो अगर आप होलो कंडक्टर को दे रहे हो चार्ज, तो पक्की बात है उसके सरफेस पर बैठेगा। एग्जांपल के तौर पर आप सकते हो फुटबॉल है, कोई फुटबॉल के अंदर हवा भरी होता है, उसके अंदर कोई आपने पानी वगैरह से कुछ कर दिया, तो पानी या पेंट कुछ कर दिया तो हवा में, ठीक है, इंजेक्शन से पेंट आपने उसके अंदर डाल दिया, तो कहाँ पर जाएगा पेंट? उसकी सरफेस पर जाके चिपकेगा, ठीक है, फुटबॉल की सरफेस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ता रहेगा अंदर नहीं ना। तो मतलब इन दोनों केसेस में यहां पर आपका चार्ज कैसा रहेगा? चार्ज विल बी ओनली ऑन सरफेस। इन दोनों केसेस में चार्ज कैसा रहेगा? चार्ज ऑन सरफेस, केवल सरफेस के ऊपर रहेगा, ठीक है, सरफेस के ऊपर चार्ज रहेगा। अच्छा, अब कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं आपके सॉलिड की। अगर आपका कंडक्टर है तो आई रिपीट, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसका क्या मतलब है? बोस बाबा ने क्या कहा था? कहा था सर कि नेट फ्लक्स जो होता है वो आपका टोटल चार्ज इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर आपका वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसका मतलब कि वहाँ पर चार्ज भी नहीं होता है। तो चार्ज जो है, जैसे आपने किसी कंडक्टर के अंदर, आपका मान लीजिए स्टील की बॉल है, उसके अंदर चार्ज पुचुक इंजेक्शन से भर दिया, तो चार्ज सारा निकल के बाहर सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे समझिए
बिल्कुल ऐसे समझिए, पानी के अंदर आप एक इंजेक्शन लेके घुसाया अपना पानी के अंदर, उसमें ऑयल था, ऑयल पुचुक तो क्या होगा, ऑयल तैर के सारा ऊपर, ऐसे चार्ज की कहानी है कुछ कुछ ऐसी। ठीक है, तो आपका सरफेस पे रहेगा किस केस में, कंडक्टिंग के केस में। कंडक्टिंग केस में कैसे रहेगा, ओनली ऑन सरफेस। तो बेटा इन तीनों की कहानी आपका चाहे हॉलो चाहे आपका कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, और सॉलिड कंडक्टिंग हो, इन तीनों की कहानी एक जैसी है। कैसी, चार्ज जो है सरफेस के ऊपर रहना है। कहानी अलग किसकी होगी, इसकी अलग रहेगी। इसमें आपका चार्ज कैसा रहेगा, थ्रू आउट दी वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, थ्रू आउट दी वॉल्यूम। बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे पानी के अंदर आपने एक इंजेक्शन लिया, उसमें दूध भरा हुआ था और दूध को पुचक कर दिया, तो दूध पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी, पूरे थ्रू आउट द वॉल्यूम पूरे में भरा रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल समझ। या फिर फुटबॉल का केस ले, फुटबॉल या तो सॉलिड कुछ ऐसा समझना है, ठीक है, उसके अंदर पूरे में डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। जैसे किसमिस को आप पानी में भिगो देते तो किसमिस पूरे के अंदर पानी रहता है, उसमें थोड़ा थोड़ा सारी की सारी सोख लेती है। तो मतलब कुल मिला के ये है, इन तीनों कहानी एक जैसी रहेगी, इसकी कहानी एक जैसी रहेगी। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल ठीक है। इसको, इस होलो को शेल भी बोल देते हैं, होलो स्फीयर को शेल का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं हमारे गॉस लॉ के थ्योरम से। हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सेल, चार्ज्ड शेल कह सकते हैं इसको, या फिर और ये भी हो सकता है साथ में आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हैं आप। सॉलिड कंडक्टिंग, इसकी वजह से भी सेम आंसर आने वाले हैं, कंडक्टिंग स्फीयर। इन तीनों केस में सेम आंसर आएंगे आपके। ठीक है, ओके सर। हम तीन चीजों पर लेंगे, एक बार अंदर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, एक बार सरफेस पर, तीसरा बाहर की तरफ। ठीक है, तो केस फर्स्ट लेते हैं, कहां पर, इनसाइड द स्फीयर या शेल, जो भी आप कह रहे हैं। देखो प्यारा बच्चा, मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज माई स्फीयर, काफ़ी अच्छा सा बना है, नहीं सर आपको लग रहा है लेकिन अच्छा नहीं है, काफ़ी अच्छा सा स्फीयर बना है, काफ़ी अच्छा है सर। ठीक है, ये इसका सेंटर। इस केस में क्या होगा, जो चार्ज दिया है, चार्ज है तो कैसा रहेगा, स्केल सरफेस के ऊपर, ओनली ऑन सरफेस। पहला आई रिपीट, ये सर्कल नहीं है, दिस इज अ स्फीयर, लेकिन मुझे सरफेस पर चार्ज दिखाना, इसलिए मैं केवल बाहर बाहर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दिखाऊंगा तो आपको लगेगा इसके अंदर भी चार्ज है। ओके मास्टर जी, ठीक है, समझ गए हम। ठीक है, चार्ज बिखरा हुआ, कितना चार्ज मान लेते हैं, लेट इट बी द चार्ज, टोटल चार्ज क्यू इसके ऊपर बिखरा हुआ चार्ज है। ठीक है, ओके, पहला केस ले रहे हैं, और इसकी जो रेडियस है, स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर। में जो बॉल है, इस बॉल के ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है, इस बॉल की जो रेडियस है वो आर है, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मुझे देखना है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। समझ में आ गई बात? ओके मास्टर जी, समझ में आ गई। तो प्यारा बच्चा, मैं गॉस लॉ का इस्तेमाल करूंगा इनसाइड द स्फीयर में। कोई पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ, कोई पॉइंट पी है, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। कोई पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी, एनीवेयर। और मैं मान लेता हूँ जो पॉइंट है सेंटर से, लेट इट बी दिस इज आर डिस्टेंस, स्मॉल आर मान लेता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया अपनी। मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर चार्ज है, सिमेट्रिक है भाई, एक पॉइंट। ठीक है, सिमेट्रिक सरफेस ड्रॉ कर ली। ओके सर, ठीक है, ओके सर जी। तो बालक इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, स्मॉल आर जो है इनसाइड का मतलब क्या है, जो आपका स्मॉल आर है, जो पॉइंट है, ये किससे छोटा होगा, कैपिटल आर से। यार अंदर का मतलब क्या है, यहाँ पर कैपिटल आर होगा, ऐसे छोटे सारे आर स्मॉल आर ही इनसाइड। ठीक है, बिल्कुल सर। तो चलिए, हमें पता है बाई गॉस लॉ, गॉस क्या कहते हैं, बाई गॉस लॉ, गॉस सर ने कहा था कि सर हमारा ई डॉट डी एस इज इक्वल टू हमारा चार्ज एनक्लोज्ड, स्मॉल की लिख देता हूँ, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, इंटीग्रेशन। अच्छा एक चीज देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आपको सर ऐसे, आपने प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। सरफेस के, कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर कैसी होती है, कंडक्टिंग हो चाहे कैसी भी हो, चार्ज के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा कुछ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। ये आपने अपनी गॉसियन सरफेस चूज की है, यू हैव चूजन दिस गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चा, यस सर जी, ये आपके जो ऑरेंज कलर की है, दिस इज गॉसियन सरफेस।
इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, एक स्फीयर है उसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, बाहर की तरफ ही होगा ऑब्वियसली, इधर की तरफ। तो इसके बीच में और इसके बीच में एंगल कितना, 0। इसके और इसके बीच में एंगल कितना, 0, इसलिए मैंने ईडीएस लिख दिया सीधा, ईडीएस डॉट डॉट मर गया। अच्छा, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, सोचिए एक बड़ी फुटबॉल है, उसके बाहर चार्ज बिखरा हुआ है, आप उसके अंदर एक छोटी सी फुटबॉल लेके बैठे हुए हो, चार्ज कहाँ है, सारा बाहर की तरफ, ठीक है, आप अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, तो उस अंदर एक छोटी फुटबॉल लेके बैठे हुए, छोटी फुटबॉल अंदर है, तो इसके अंदर चार्ज है कुछ, आंसर नहीं सर, सारा तो सरफेस के ऊपर है, तो ये वैल्यू कितनी, चार्ज एनक्लोज कितना, 0। ओह माय गॉड, 0/ε0 सर, हाँ जी। अच्छा इधर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है जो भी है, एरिया, क्या एरिया 0 हो सकता है, आंसर नहीं सर, एरिया तो 0 हो नहीं सकता, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगा। ओह माय गॉड, मतलब एक अगर बड़ी सी फुटबॉल है सर, उसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ है सरफेस पर, उसके ऊपर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। वाह सर वाह, दैट्स अ ब्यूटीफुल सर, ठीक है, ओके सर, समझ में आ गई सर बात, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई बात। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको मैं हटा दे, एक मिनट लीजिए, लिखना हो तो लिख लो। ओके बालक, मेरे ख्याल से हमने लिख लिया है। तो अब तो ये तो हो गई इनसाइड दिस स्फीयर। अब मैं बात करूंगा, इसी केस की बात कर रहे हैं हम, आउटसाइड दिस स्फीयर, ठीक है, इसी स्फीयर के बाहर की बात करूंगा मैं। सेकंड केस ले लेता हूं मैं, आउटसाइड दिस स्फीयर। इस केस में क्या होगा, मतलब इसके मैं बाहर की बात कर रहा हूं, आपका जो पॉइंट है, जो पॉइंट पी है, पी एक पॉइंट वेरिएबल है यार, इसको कहीं भी ले सकते हो आप। अब यहां पर पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट पी अब आपका यहां है, तो अब आप क्या करोगे, यहां मान लो, अब आप क्या करोगे, गॉसियन सरफेस अब यहां पर ड्रॉ करोगे, यस और नो, ये आपकी गॉसियन सरफेस होगी, बस अपने ये ड्रॉ कर ली सरफेस, स्फीयर ही बना लिया, ठीक है। आउटसाइड दिस स्फीयर का क्या मतलब, आपका जो स्मॉल आर है इट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अरे हाँ कि ना, अब स्मॉल आर किसको मान रहे हो आप, स्मॉल आर मान रहे हैं इसी को, जो आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, जो स्फीयर ड्रॉ किया है, स्फीयर है ये, सर्कल नहीं है, स्फीयर है। एक आपकी फुटबॉल थी, ये आपकी फुटबॉल किधर गई, मेरी फुटबॉल ये रही, इस बॉल के ऊपर चार्ज बिखरा हुआ था, आपने एक बड़ी फुटबॉल इसके ऊपर बना ली, गॉसियन एक इमेजिनरी सरफेस बना ली, ठीक है, ओके सर। तो बच्चा आर ग्रेटर देन आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर मतलब एक्चुअल में जो फुटबॉल है जहां चार्ज है उसकी रेडियस आर है, ये आपने मानी है, ठीक है। फिर से हम लगाते हैं आपका गॉस लॉ, भाई गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहते हैं, कहते हैं सर ई डॉट डी एस। आपको ये तो बात समझ में आ गई, एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, तो आपका cos 0 एंगल 0 हो जाएगा, इंटू डी एस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। अब एक बात आई मेरे पास एक छोटी फुटबॉल है, सारा चार्ज उसके ऊपर है, इसको आपने बड़ी फुटबॉल के अंदर बंद कर दिया, तो मैं आपसे अगर पूछूं आपके पास कितना चार्ज है, बड़ी फुटबॉल आपके पास, उसी के अंदर छोटा चार्ज भी है, छोटी बॉल उसी के अंदर है, आप कहोगे मेरे पास चार्ज क्यों है, पूरा का पूरा चार्ज है उसी फुटबॉल के अंदर, तो सारा चार्ज एनक्लोज किसके अंदर है, उसी के अंदर है। समझ में आ गई बात, पॉइंट, मेरे ख्याल से यू आर गेटिंग अ पॉइंट, ओके। ई डॉट डी एस विल बी चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा इस बात, सर पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन। अच्छा ए किसको इंटीग्रेट करना है सर, गॉसियन सरफेस को, इसको, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर रख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सर, आपका स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको 4 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बालक, आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कुछ जाना पहचाना है ये, हाँ सर इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ KQ अपॉन आर स्क्वायर, हाँ सर हाँ याद आया सर, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट करते थे, जैसा हम फील्ड कैलकुलेट करते थे बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज। याद कीजिए पॉइंट चार्ज की वजह से ये पॉइंट है एक छोटा सा चिंटू, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सर KQ अपॉन आर स्क्वायर, ओह माय गॉड। और ये तो आर कहां से ली है स्मॉल आर आपने सर, सेंटर से, तो मतलब एक बड़ा, इतना बड़ा जो आपकी जो बॉल है, ये जो बॉल है आपकी, है ना, इसकी वजह से अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इट विल बिहेव लाइक, ऐसा बिहेव करेगा ये कि ये इतनी बड़ी बॉल नहीं, खाली एक पॉइंट चार्ज है,
पॉइंट चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, बिल्कुल वही है। मतलब पूरी की पूरी बॉल बिहेव कर रही है एक पॉइंट की तरह, और जितना इसके ऊपर चार्ज है वो बिहेव कर रहा है एक पॉइंट चार्ज की वजह से, जो कि इसके सेंटर पर रखा हुआ है। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। बड़ी ही साधारण सी भाषा में मैंने आपको समझाई है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिस मच, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। आपका जो आप कह सकते हो इसको होल चार्ज, कंप्लीट चार्ज, या फिर होल चार्ज ऑन सरफेस will behave like a point charge placed on center। एक सेकेंड, ठीक है, लिखिए इसे। ठीक है बालक, तो आपका क्या होगा, होल चार्ज ऑन सरफेस विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड ऑन सेंटर। उसी की वजह से एक पॉइंट चार्ज कैसे, अगर यहाँ पर इस चार्ज ऐसे बिखरा हुआ ना होकर के सिंपली एक चार्ज होता है यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर क्यू होता है, सिंपली इसको भूल जाओ। तो इसकी वजह से यहाँ पर आर डिस्टेंस पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कहते हैं सर क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। बिल्कुल वही एक्सप्रेशन आ रही है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल वही आ रही है सर, समझ में आ गई बात? ओके ओके सर, समझ में आ गई है बात। अच्छा, अब तीसरा केस और देख लेते हैं। यहीं खोपचे में किधर लिखे, इधर लिख देते हैं, ये आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, थर्ड केस लिख लेते हैं। केस नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। कुछ नहीं करना है आपको, सब कहानी वही है। यहां पर अगर सरफेस पर आप देख रहे हो तो कितना, सरफेस का मतलब क्या है, स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। यस सर नो? जो आपकी एक्सप्रेशन आई है इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, यहाँ पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, बस दैट्स इट। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम आउट टू बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। मतलब सरफेस के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रहेगा। यहाँ पे वही कहानी है, ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि सारा चार्ज पॉइंट पर इसके सेंटर पर रखा हुआ है, बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड ऑन सेंटर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई है, इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अब देखते हैं आगे हम कि हमारा जो स्फीयर है वो आपका कैसा हो सकता है। एक जो केस बचा वो किसका बचा हुआ, सॉलिड स्फीयर जो कि नॉन कंडक्टिंग है, जिसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे फुटबॉल समझिए, फुटबॉल वगैरह कुछ इस तरह समझिए। मान ले थोड़ी देर के लिए एयर ही है उसके अंदर, एयर ही आपका जो भी है, तो एयर में आप कोई सी गैस भर दो तो गैस भी सब जगह स्प्रेड होगा, पूरे में वॉल्यूम में रहेगा। कुल मिलाकर के बात ये है, ठीक है, थ्रू आउट दी वॉल्यूम में रहेगा। कुल मिला के बात ये है। चलिए हेडिंग लगाइए, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए प्यारा बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। इसमें खास बात क्या होगी बेटा, आपका जो चार्ज है, चार्ज कैसा होगा, चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी वॉल्यूम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में रहेगा। ठीक है बच्चा? ओके सर जी, समझ गए बात हम समझ गए हैं सर, समझ गए हो ना? यस मास्टर जी, हमको बच्चा समझा के सर, हमको इतना नहीं समझता क्या, पूरा समझता सर हमको। ठीक, तो आपका इस बार जो आपका स्फीयर है वो ये रहा स्फीयर, और चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अंदर है। आप ऐसे समझिए एक सॉलिड बॉल है आपकी लकड़ी की, बड़ी सी फुटबॉल लकड़ी की है, बड़ा सा स्फीयर है।
ठीक, चार्ज सब जगह बैठा हुआ है अंदर, ठीक, T2 हर जगह बैठ सकता, कहीं नहीं भागेगा वो, ठीक है। तो वही पहला केस बात करते हैं, इनसाइड द स्फीयर। ध्यान से समझना, सारी कहानी कंसेप्ट की है, मतलब r लेस देन कैपिटल R है, इसके रेडियस में इस बार भी कैपिटल R मान के चल रहा हूं, दिस रेडियस इज R, और आपने एक गॉसियन सरफेस ले लिया यहाँ पर, थोड़ा छोटा हो गया सर सर्कल इस बार, है ना, स्फीयर आपका छोटा, कोई बात नहीं, स्मॉल r, ठीक है। यहाँ पर आपने गॉसियन सरफेस ले लिए, ये आपकी जो ऑरेंज कलर की मैंने ड्रॉ की है, येलो ऑरेंज जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है। सो नीचे इनटू अब वही हमारा गॉसियन सरफेस E डॉट ds गॉस लॉ के हिसाब से विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इसके ऊपर मैं मान लेता हूँ Q है, टोटल चार्ज इसके अंदर, इसके थ्रू आउट द वॉल्यूम Q है। अब क्वेश्चन ये है कि इस हिस्से के अंदर क्या पूरा चार्ज रहेगा या जीरो रहेगा? तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ भी चार्ज जीरो रहेगा, तो नहीं बेटा, चार्ज है, अभी आपको देखो इस स्फीयर के अंदर चार्ज है, यस सर। क्या पूरा चार्ज रहेगा? आंसर नहीं, उतना ही चार्ज रहेगा जितना इस वॉल्यूम में आ रहा होगा, ठीक है। तो भाई ये बड़ा स्फीयर है, ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा चार्ज है, छोटा स्फीयर, छोटा वॉल्यूम, छोटा चार्ज। मैं मान लेता हूं लेट इसकी जो डेंसिटी है यानी रो, इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको रो मान लेता हूं, टोटल चार्ज ये है डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। ओके सर, छोटा चार्ज मैं इस मान लूँ तो स्मॉल क्यू मान लेता हूँ, जो कि इसके अंदर एनक्लोज है ये वाला, ठीक है, चार्ज एनक्लोज है, स्मॉल क्यू मान लेता हूँ, छोटा सा वॉल्यूम हो जाएगा, वी डैश मान लेता हूँ इसको मैं, ठीक रहेगा भाई। वॉल्यूम चार्ज ऐसे तो सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज है, चार्ज स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। ओके सर, तो प्यारा बच्चा, छोटा सा बड़ा पूरा चार्ज पूरा वॉल्यूम, छोटा चार्ज छोटा वॉल्यूम। तो यहां से Q अपॉन वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, आपका होगा सर 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है बच्चा, बिल्कुल सर। छोटा चार्ज मुझे नहीं पता, अभी मुझे वह कैलकुलेट करना है जो चार्ज एनक्लोज्ड है अभी की सिचुएशन में, चार्ज एनक्लोज आप कह सकते हो इसको। ये छोटा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना रहेगा आपको सर 4/3 पाई r स्मॉल क्यूब हो जाएगा, पाई स्मॉल r, 4/3 से 4/3 मरा, आपका चार्ज एनक्लोज कितना हो गया, स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी हो गया आपका, होगा सर Q इंटू R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे का नीचे रहा। तो आपका जो छोटा चार्ज है यहाँ पर, इसको मैं स्मॉल क्यू लिख लेता हूँ, जो चार्ज एनक्लोज हो रहा है, चार्ज एनक्लोज्ड, लेट मी राइट इट एज कितना Q R क्यूब अपॉन R क्यूब। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे आप, कैपिटल Q नहीं लिखेंगे ना, स्मॉल क्यू लिखेंगे, ये लिखेंगे वैल्यू। यहाँ पर बाबा की तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, E इंटू एरिया कितना आएगा DS, एरिया ऑफ दिस स्फीयर कितना 4 पाई R स्क्वायर होता है, 4 पाई R स्क्वायर विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना Q R क्यूब अपॉन R क्यूब और एप्सिलॉन नॉट ये वाला एज इट इज। यहाँ से कट्टम पुट्टा कीजिए, R स्क्वायर से ये मर जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब और एक R ये जिंदा है, दिस विल बी योर एक्सप्रेशन। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पर चार्ज Q कैपिटल चार्ज आपका कांस्टेंट है, आपका 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, कैपिटल R भी कांस्टेंट है, बचता क्या है स्मॉल r। तो आपका जो चार्ज है, आपका जो फील्ड है वो किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, स्मॉल r के ऊपर। आपका फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल r के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के। तो इसको हम ग्राफ के ऊपर भी ड्रॉ करेंगे। बाय द वे हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसको हम उसका ग्राफ ड्रॉ करना भूल गए, करना चाहें तो अभी आप कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन का होलो के लिए जो हमने किया था, होलो के लिए ग्राफ कैसा होगा, जब तक आपका r कैपिटल R से छोटा है, यहाँ पर सपोज करो कैपिटल R है, यहाँ तक स्मॉल r वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल R, तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0। इसके बाद क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया था, यहाँ पर रहेगा, उसके बाद घटता चला जाएगा ऐसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर 1/r²। ऐसा पिछले वाले केस का होना था, कई जगह हो तो अब उसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर द लास्ट केस। ओके सर, अब जरा इसको जरा आगे निपटाते हैं, जो प्रेजेंट में हमारा चल रहा है। हम ग्राफ के भी इनको आपका आइडिया होना चाहिए, ऐसा ऐसा ग्राफ हो रहा है, पिछले वाले केस का था।
इसका भी ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, बस अभी फिलहाल के इतना समझिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। आर ही तो ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज हो रही है। बिल्कुल सर, क्लियर है कहानी? मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये कहानी बिल्कुल क्लियर होगी, कहीं कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं होगी, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है प्यारा बच्चा? ओके सर जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो हो गया कहां पर, इनसाइड दिस स्फीयर। आउटसाइड की क्या कहानी होगी, या फिर सेकंड केस मान लेते हैं आउटसाइड। आप चाहे आउटसाइड कहिए चाहे ऑन द सरफेस, जो कोई सा लेना चाहे ले सकते हैं। आउटसाइड दिस स्फीयर क्या होगा, मतलब क्या है, r इज ग्रेटर देन r। आपकी इस बार गॉसियन सरफेस कहां पर होगी, यहां। अब पॉइंट भी आप यहां पर मान लीजिए, स्मॉल r आप यहां पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, वही सारी कहानी E इंटू ई डी एस इंटीग्रेशन। चार्ज एनक्लोज कितना हो जाएगा, इस बार पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज है। बड़ी फुटबॉल आपने इसके बाहर बनाई, छोटी फुटबॉल तो इसके अंदर ही है सर। टोटल चार्ज एनक्लोज क्यू ही होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कर लीजिए, इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका, होगा सर 4 पाई r स्क्वायर विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगेन वही कहानी, इट इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। देखिए वही एक्सप्रेशन है कि नहीं, k अपॉन r स्क्वायर टाइप। बिल्कुल सर, ठीक है। थर्ड केस में आपका क्या हो जाएगा, ऑन द सरफेस। ये आपने ड्रॉ कर लिया, पिछले वाले केस का था जब ये होलो वाले का केस था, तब आपका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। थर्ड केस ऑन सरफेस, सरफेस की कहानी क्या होगी, r विल बी इक्वल टू कैपिटल R। चाहे तो आप इस एक्सप्रेशन में रखिए, चाहे इसमें रखिए, जिसमें आप रखना चाहें, दोनों सेम है। चाहे आप इसमें रखिए, नहीं इसमें नहीं, हाँ चाहे आप इसमें रखिए चाहे उसमें रखिए, कोई से में रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम आउट टू बी कितना, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसका ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आपका स्मॉल r। यहाँ पर सपोज करो ये इधर r है, यहाँ पर r इक्वल टू r है, कैपिटल R के बराबर होता है। यहाँ पर आपका सरफेस पर आ जाता है पार्टिकल। स्टार्टिंग में जब तक अंदर है आपकी कहानी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये तो कांस्टेंट है सारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यहाँ पर कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो प्यारा बच्चा, जब तक इसके अंदर है, जब तक आप स्फीयर के अंदर हो, तब तक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे बढ़ेगा जैसे जैसे आपका r की वैल्यू बढ़ रही है, यहां तक बढ़ेगी। जैसे आप सरफेस के ऊपर पहुंचे क्या होगा, फिर से सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब इसके बाद आपका ग्राफ विल बी लाइक दिस। समझ में आ गई कहानी? हाँ सर, समझ में आ गई कहानी सर, समझ में आ गई कहानी सर जी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितनी रहेगी, जितनी आपकी सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस। ये कहाँ पर है, r इक्वल टू r पर, कैपिटल R पर। ठीक है प्यारा बच्चा, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, और यहाँ पर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r स्क्वायर। इसे लिख लीजिए। आज के लिए क्लास हम करेंगे यहीं पर एंड, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। जैसे जगत शर्मा साइनिंग ऑफ।